स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला और अन्य अवशेष। हिस्ट्री बाय डीके परिहार के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख और सिक्कों के बारे में हमने पढ़ा था, आज बात करेंगे स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला और अन्य अवशेषों के बारे में। अगर स्मारक और भवन के बारे में बात करेंगे तो प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत की मंदिरों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। उनकी कला की शैली नागर कहलाती है। दक्षिणी भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः वह वैसर शैली कहलाती है। इस प्रकार स्मारकों और भवनों से वास्तुकला के विकास के अध्ययन में बहुत सहायता मिलती है। मंदिरों, स्तूपों और विहारों से तत्कालीन धार्मिक विश्वासों का पता चलता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया और मध्य एशिया में जो मंदिरों और स्तूपों के अवशेष मिले हैं, उनसे भारतीय संस्कृति के प्रसार पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा है। जावा का स्मारक बोरोबुदुर इस बात का प्रमाण है कि 9वीं शताब्दी में वहां महायान बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया था। इस प्रकार कला के माध्यम से हम भारत और विदेशों के सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों मूर्तियों के बारे में। इस प्रकार प्राचीन काल में कुषाणों, गुप्त शासकों और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां बनाई गई, उनसे जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला के विकास पर बहुत प्रकाश पड़ा है। कुषाण शासक की मूर्तिकला में विदेशी प्रभाव अधिक हैं। गुप्त काल की मूर्तिकला में अंतरात्मा तथा मुखाकृति में जो सामंजस्य है, वह अन्य किसी काल की कला में नहीं मिलता है। गुप्तोत्तर काल की कला में सांकेतिकता अधिक है, जिसे कला में निपुण व्यक्ति ही समझ सकते थे। उसमें वह स्वाभाविकता नहीं है जो गुप्त काल की मूर्ति कला में मिलती है। प्राचीन भारत की मूर्तिकला से जनसाधारण के जीवन पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। भरूच, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झांकी मिलती है। अब देखते हैं चित्रकला के बारे में। इसी प्रकार अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रकला ने माता और शिशु या मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों में ऐसे मनोभावों का चित्रण किया गया है जो शाश्वत हैं और जो किसी देश या काल विशेष की बपोती नहीं है। उनसे गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास मिलता है। जीवन और कला का अन्योन्याश्रय संबंध है। चित्रकला से हमें तत्कालीन जीवन की झलक देखने को मिलती है। अन्य अवशेषों के बारे में अगर बात करते हैं तो बस्तियों के स्थलों के उत्खनन से जो अवशेष मिले हैं, उनसे प्रागैतिहासिक और आद्य इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ा है। आदि मानव ने किस प्रकार उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न किया है, इसकी जानकारी हमें उसकी बस्तियों से प्राप्त पत्थर और हड्डी के जो औजारों, मिट्टी के बर्तनों, मकानों के खंडरों से ही होती है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में सोहन नदी की घाटी में पूरा पाषाण युग से मिले पत्थर के खुरदरे औजारों से अनुमान लगाया गया है कि भारत में आदि मानव ईसा से 4 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व रहता था। ईसा से 10,000 से 6,000 वर्ष पूर्व के काल में मानव के जीवन में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। वह खेती करने लगा, पशु पालने लगा, मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, पत्थर के चीकने औजार बनाने लगा और कपड़ा बुनना सीख गया। इसी नवपाषाण युग की जानकारी हमें उसके अवशेषों से ही हुई है। किस प्रकार जंगली फसलों से उसने खेती करना सीखा। वह अधिक पशुओं को पैदा करने लगा, उसने अधिक भूमि पर अधिकार कर लिया और उसकी जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस विकास प्रक्रिया की पूरी जानकारी हमें नवपाषाण युग के अवशेषों से ही हुई है।
जहाँ एक स्थान पर मनुष्य की बस्तियों के कई स्तर निकलते हैं, वहाँ उनसे सभ्यता के विकास क्रम पर प्रकाश पड़ता है। जैसे कि कई स्थानों पर नीचे के स्तरों में हड़प्पा से पूर्व की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं और ऊपर के स्तर पर हड़प्पा संस्कृति के। जिन जिन स्थानों पर एक ही आकृति के मृत भांड मिले हैं, उन्हें इतिहासकार एक संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। मृत भांडों से संस्कृति के विकास क्रम पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। जैसे कि गंगा यमुना दोहाव में सबसे नीचे की सतह पर गेरुए रंग के मृत भांड मिले हैं। उनके ऊपर की सतहों में मृत भांडों का क्रम यह है कि पहले काले और लाल मृत भांड, फिर चित्रित भूरे रंग के मृत भांड मिले हैं। अब पुरातत्ववेत्ता वैदिक साहित्य, महाभारत और रामायण में उल्लेखित स्थानों का उत्खनन करके उनकी भौतिक संस्कृति का चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हस्तिनापुर की खुदाई के आधार पर डॉक्टर बी लाल का मत है कि महाभारत में वर्णित कौरव पांडवों का युद्ध लगभग ईसा पूर्व 900 में हुआ। केवल साहित्यिक साक्ष्य से हमें प्राचीन भारत के जीवन का सही चित्र नहीं मिलता, क्योंकि ग्रंथों में के लिखे जाने का निश्चित समय हमें ज्ञात नहीं है। फिर भी साहित्यिक साक्ष्य में लेखक की कल्पना का पुट भी आवश्यक रहता है। ये लेखक के अपने विचारों को प्रकट करता है, घटना को अपने यथार्थ रूप में नहीं। इस प्रकार साहित्यिक साक्ष्य यद्यपि घटना का पूरा विवरण देता है, फिर भी वह लेखक के विचारों से प्रभावित अवश्य होता है। इसके अतिरिक्त कोई भी ग्रंथ विशेष रूप से देश के उस भाग की दिशा का वर्णन करता है जिसमें उसकी रचना हुई है। पुरातात्विक साक्ष्य का जो साहित्यिक साक्ष्य के साथ तर्क संगत संश्लेषण करके आधुनिक इतिहासकार सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा है। पुरातात्विक साक्ष्य से साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि ही नहीं होती, यह साक्ष्य उन कालों की घटनाओं पर भी प्रकाश डालता है जिनके विषय में हमें साहित्यिक साक्ष्य से कोई जानकारी नहीं मिलती और जिन्हें हम अंधकार युग कहते हैं। जैसे कि मौर्य काल की समाप्ति से लेकर गुप्त काल के आरंभ से पूर्व का काल पुरातात्विक साक्ष्य से सांस्कृतिक के कर्मिक विकास पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। पुरातात्विक साक्ष्यों ने मानव की आर्थिक प्रगति के एक अन्य चरण पर भी महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। यह चरण भारत के लोह युग के आगमन से संबंध है। लोहे के प्रयोग का आरंभ एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि थी। लोहे के अवशेष भारत में बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत, गंगा यमुना के दोआब, पूर्वी भारत, मध्य भारत, मालवा, बरार तथा दक्षिणी भारत में मिले हैं। इन 6 केंद्रों में मध्य भारत का केंद्र सबसे प्राचीन प्रतीत होता है। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर दिलीप कुमार चक्रवर्ती का मत है कि भारत में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1100 में हुआ। साहित्यिक साक्ष्य से ये तिथि ईसा पूर्व 700 के लगभग प्रतीत होती है। उनका विचार है कि मध्य और दक्षिणी भारत में लोहे को पिघालने की प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से प्रारंभ हुई। भारत इसके लिए संभवतः हित्ती लोगों का ऋणी नहीं है। इन निष्कर्षों से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया को समझने में बहुत सहायता मिली है। इसका प्रमुख कारण यह है कि लोहे के प्रयोग से कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और जिन लोगों ने पहले लोहे के औजार और हथियारों का प्रयोग आरंभ किया, वे लोहे का प्रयोग न करने वाले लोगों से अधिक शक्तिशाली हो गए और समाज में उनका प्रधान स्थान हो गया। इस प्रकार पुरातात्विक साक्ष्य की सहायता से हम प्राचीन भारत के इतिहास को पहले की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत ढंग से समझ सकते हैं, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य से हमें लेखक के काल्पनिक पुट को अलग कर सके हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा साहित्यिक स्रोत के बारे में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।